वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट। तो आज की जो हमारी ये डीप डाइव है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब जरा इमेजिन करके देखिए कि एक सुबह अचानक से ये न्यूज़ आ जाए कि भाई अब से किसी की भी जो फेवरेट किताब है वो पढ़ने पर या फिर अपने विचार ऐसे खुले में एक्सप्रेस करने पर रोक लगा दी गई है। ये तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में कोई आम नागरिक क्या करेगा? वो अपनी कंप्लेंट लेकर जाएगा कहाँ? राइट। अक्सर ना लोग ये मानते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो बहुत ही सीधे और स्पष्ट होते हैं, लाइक किसी इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की तरह कि भाई ये रहा नियम और ये रहा रिजल्ट। हाँ, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वही तो, जब नागरिक और पूरे सिस्टम के बीच अधिकारों की बात आती है ना, तो ये जो तस्वीर है वो उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह जाती। और बेसिकली यहीं से शुरुआत होती है हमारे अधिकारों की असली परीक्षा की। ये आपने बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव रखा है, क्योंकि अधिकारों को ना अक्सर बस एक वन वे स्ट्रीट की तरह देखा जाता है। मतलब जहां सिर्फ सिटीजन को कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो ये एक नागरिक की आज़ादी और राज्य यानी स्टेट की जो पावर है उसके बीच चल रहा एक कंटिन्यूअस और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टग ऑफ वॉर है, एक रस्साकशी है। हाँ, एक रस्साकशी। और इसी रस्साकशी को आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो आज की इस गहन चर्चा ने हम भारतीय संविधान के भाग 3 यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके आर्टिकल्स 12 से 35 का एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत क्रूशल है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को ना एक लिस्ट की तरह पढ़ना या रटना नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि ये अधिकार असल में काम कैसे करते हैं, ये आखिर बनाए क्यों गए थे, और ये एक व्यक्ति और राज्य के बीच की जो शक्ति है उसका बैलेंस कैसे तय करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा आसान बनाने के लिए ना आज हम अपने सोर्सेस से कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रिक्स और कविताओं का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अरे वाह, ट्रिक्स! हाँ बिल्कुल, क्योंकि कानूनी भाषा जो होती है ना वो अक्सर बहुत हैवी और बोरिंग लग सकती है, लेकिन इन ट्रिक्स और उनके पीछे के लॉजिक को अगर एक बार समझ लिया जाए तो किसी को भी ना संविधान का ये हिस्सा एकदम भारी नहीं लगेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को ना एक गेम के एग्जाम्पल से डिकोड करते हैं। बताइए। तो अगर हम मौलिक अधिकारों को एक खेल मान लें जिसमें एक सिटीजन को अपना बचाव करना है और अपने लिए लड़ना है, राइट। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना दिमाग में कि भाई हमारा ओपोनेंट कौन है, मतलब हमें बचाव करना किससे। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता तो हमारे हथियार किस काम के। और मुझे लगता है इसी जगह पर संविधान का जो आर्टिकल 12 है वो सबसे पहले मैदान में आता है। एकदम सही। ये हमें हमारे इसी प्रतिद्वंदी से मिलवाता है जिसे लीगल लैंग्वेज में स्टेट या राज्य कहा गया है। हाँ, और इस खेल की ये एनोलॉजी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अधिकार लागू करने से पहले ना ये जो मैदान है और जो ओपोनेंट है उसका फिक्स होना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 12 इसी स्टेट की डेफिनेशन देता है। अब इसे याद रखने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अच्छा, क्या ट्रिक है? ये है इंग्लिश का एक वर्ड STATE यानी स्टेट। ओके, तो स्टेट वर्ड से ही स्टेट की डेफिनेशन। बिल्कुल। अगर इस एक शब्द के लेटर्स को हम डिकोड करें ना तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब अगर हम इस STATE को खोलें तो इसमें कौन कौन सी चीजें या संस्थाएं शामिल होंगी? तो देखिए, इसमें सबसे पहला लेटर है S, जिसका मतलब है सरकार, यानी भारत सरकार और हमारी संसद। अच्छा, तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये तो काफी ऑब्वियस है। हाँ, फिर आता है T, जिसका मतलब है टेरिटरी, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की पूरी व्यवस्था। समझ गई। उसके बाद है A, यानी अथॉरिटी या प्राधिकरण। राइट। और फिर जो दूसरा T आता है वो है टाउन लोकल के लिए। टाउन लोकल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है वो सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं हो गई, पंचायतें हो गई या फिर जिला बोर्ड। अच्छा, पंचायतें भी। बिल्कुल। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है E, जिसका मतलब है एवरीथिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब वो हर संस्था जो किसी भी तरह से सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य का दायरा है वो सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में जो सरकारें बैठी हैं बस वहीं तक लिमिटेड नहीं है। एकदम नहीं। मतलब अगर कोई लोकल नगर पालिका किसी आम इंसान को बिना किसी वैलिड रीजन के सड़क पर अपना ठेला लगाने से रोक देती है, हाँ। या मान लीजिए कोई सरकारी कंट्रोल वाली यूनिवर्सिटी है और वो किसी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव करती है, तो वो सब भी इसी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। एग्जैक्टली। यही तो इसका सबसे मेन पॉइंट है
अगर कोई भी लोकल बॉडी या कोई भी छोटी बड़ी संस्था सरकारी कंट्रोल में काम कर रही है तो वो स्टेट मानी जाएगी और कोई भी नागरिक उन सभी के खिलाफ अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकता है। ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, खेल का मैदान और ओपोनेंट तो अच्छे से समझ आ गया, लेकिन अब एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल उठा है। बताइए। जब ये स्टेट इतना ज्यादा ताकतवर है और उसके पास कानून बनाने की पावर भी है, तो भाई उसे अपनी मनमानी करने से कौन रोकेगा? मान लीजिए कल को स्टेट कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो इन सारे अधिकारों को ही जड़ से खत्म कर दे, तब क्या होगा? और आपको पता है, ये सेम चिंता हमारे संविधान बनाने वालों को भी थी। अच्छा। हाँ, और इसीलिए ना उन्हें आर्टिकल 13 को इसमें शामिल किया। अब ये जो आर्टिकल 13 है, ये एक तरह से फिल्टर और टाइम मशीन दोनों का काम करता है। एक मिनट, टाइम मशीन और फिल्टर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका क्या लॉजिक है? तो इसे ऐसे समझिए, हमारे सोर्सेज में इसे याद रखने की एक ट्रिक है। 13 अनलकी कानून नहीं टिकेगा। 13 अनलकी? हाँ। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होगा, वो आर्टिकल 13 में आकर अनलकी साबित हो जाएगा और वॉइड यानी अमान्य हो जाएगा। ओहो, मतलब वो कानून ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल राइट। तो ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो किसी भी नए कानून को हमारे अधिकारों को वायोलेट करने से रोकता है। राइट, ये तो हो गया फिल्टर। पर वो टाइम मशीन वाला क्या चक्कर है? टाइम मशीन इसलिए क्योंकि ये 1950 में संविधान लागू होने से पहले के जो पुराने कानून थे ना, अंग्रेजों के जमाने वाले, हाँ, ये उनको भी निष्क्रिय कर देता है अगर वो आज की आजादी और हमारे अधिकारों से मैच नहीं करते। क्या बात है, ये तो बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और डाउट आ रहा है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए कि संसद ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जिसमें 10 अलग-अलग प्रोविजंस हैं। ठीक है। और उन 10 में से सिर्फ एक प्रोविजन ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हाँ। तो क्या वो पूरा का पूरा कानून ही अमान्य हो जाएगा? ये बहुत ही बारीक और अच्छा सवाल है। और यहीं पर ना कानून का एक सिद्धांत आता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ओके। आर्टिकल 13 ये साफ कहता है कि कोई भी कानून केवल उसी हद तक अमान्य होगा जिस हद तक वो अधिकारों का उल्लंघन करता है। अच्छा, मतलब पूरा कानून रिजेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। पूरा कानून रद्द करने की बजाय सिर्फ उस एक पर्टिकुलर हिस्से को काटकर हटा दिया जाएगा जो अधिकारों से टकरा रहा है। बाकी का कानून वैसे ही लागू रहेगा। ये तो बहुत ही लॉजिकल और बैलेंस्ड अप्रोच है। तो अब जब गेम के रूल्स तय हो गए हैं, हमारा ओपोनेंट यानी आर्टिकल 12 भी आ गया है और रेफरी यानी आर्टिकल 13 भी सेट है एकदम। तो अब ये देखना बहुत जरूरी है कि हम नागरिकों के तर्कश में आखिर तीर कौन-कौन से हैं, मतलब हमारे पास हथियार कौन से हैं। राइट। अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक अधिकारों की एक बहुत लंबी सी लिस्ट है और सच कहूं तो इतनी लंबी लिस्ट देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। ये बात तो है, पहली बार में ये लिस्ट काफी भारी भरकम लग सकती है, लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही क्विक ट्रिक है। वो ट्रिक्स और कविता वाली बात? हाँ, एक छोटी सी कविता है जो इन सभी अधिकारों की कैटेगरीज को ना बड़े सिस्टमैटिक तरीके से दिमाग में फिट कर देती है। अरे तो सुनाइए फिर वो कविता। तो कविता कुछ ऐसी है। 14 से 18 समानता की पहचान, 19 से 22 स्वतंत्रता की शान, 23 से 24 शोषण से सुरक्षा, 25 से 30 धर्म और शिक्षा की रक्षा। वाओ, ये तो बहुत ही कैची है। इस कविता ने तो पूरी की पूरी लिस्ट को सिर्फ 4 लाइनों में समेट कर रख दिया है ना? तो अगर हम इस रस्साकशी के पहले हथियार को देखें जो कविता में था 14 से 18 समानता की पहचान, तो मुझे लगता है ये सिर्फ सबको कानून के सामने एक समान मानने तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं। समानता का जो अधिकार है ना, वो सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये असल में भारत के अंदर जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज रही हैं, ऐतिहासिक असमानताएं, उनको जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। सही बात है। अब देखिए, आर्टिकल 14 तो कानून के सामने सबको बराबर मानता है, लेकिन जो आर्टिकल 15 और 16 हैं, वो धर्म, जाति या जेंडर के बेसिस पर पब्लिक प्लेसेस में या फिर सरकारी नौकरियों में होने वाले भेदभाव को रोकते हैं। राइट, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे क्रूशियल है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी वाला। हाँ, जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत करता है। ये सीधे सीधे इंसान की गरिमा और उसकी डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। ये वाकई बहुत पावरफुल है। इसके बाद कविता की जो अगली लाइन है 19 से 22 स्वतंत्रता की शान, मुझे लगता है ये शायद वो हिस्सा है जिसका हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल। अब देखिए, आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, अपने विचार एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देता है। हाँ,
शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की और पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी देता है, जो कि एक फ्री कंट्री के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। राइट? लेकिन इन सब में जो सबसे गहरा और इम्पोर्टेंट है ना, वो है आर्टिकल 21। प्राय और दैहिक स्वतंत्रता वाला। हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने ना टाइम टू टाइम ये बिल्कुल क्लियर किया है कि इस लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना भर नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है गरिमा के साथ, एक डिग्निटी के साथ जीना। और आपको पता है, इसी सोच के साथ बाद में इसमें आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था। वो एजुकेशन वाला ना? बिल्कुल, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था। लेकिन जब हम इस पोएम के तीसरे पार्ट पर आते हैं, 23 से 24, शोषण से सुरक्षा, तो यहाँ मुझे बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। वो क्या? मतलब अभी तक हम जो भी अधिकार देख रहे थे वो मेनली स्टेट या राज्य के खिलाफ थे। हाँ, लेकिन जब बात आती है मानव तस्करी की, या बेगार यानी जबरदस्ती काम करवाने की, या फिर कारखानों में छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाने की, राइट। जिनका निषेध आर्टिकल 23 और 24 करते हैं, तो ये वाले शोषण तो अक्सर कोई सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ठेकेदार करते हैं ना? एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं आपका, और यही तो इन 2 आर्टिकल्स की सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा। हाँ, जहां आर्टिकल 14 से 22 तक हमें मेनली स्टेट की पावर से बचाते हैं, वहीं ये जो आर्टिकल 23 और 24 हैं, ये एक आम नागरिक को समाज के जो दूसरे ताकतवर लोग हैं उनके शोषण से भी बचाते हैं। मतलब ये प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट भी काम करते हैं। बिल्कुल, ये समाज के जो सबसे कमजोर और वल्नरेबल वर्ग है ना, उनके लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करते हैं। ये सच में बहुत डीप है। और इस कविता का जो आखिरी हिस्सा है, 25 से 30, धर्म और शिक्षा की रक्षा। अब इंडिया जैसे इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा संविधान जो माइनॉरिटीज हैं उनके कल्चरल प्रोटेक्शन को इतनी ज्यादा अहमियत देता है। हाँ, मतलब आर्टिकल 25 से 28 तो हमें अपने अंतःकरण की और अपने धर्म को फ्रीली मानने की आजादी देते ही हैं। बिल्कुल देते हैं। और उसके आगे आर्टिकल 29 और 30 जो हैं, वो स्पेशली धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने और अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने का भी राइट देते हैं। राइट। क्योंकि देखिए, एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि मेजॉरिटी क्या कह रही है या बहुसंख्यकों का राज कैसा है। सही बात है। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को और उनकी जो एक अलग पहचान है उसको कितनी सेफ्टी देता है। बिल्कुल, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लेकिन अब अगर हम इन सारे अधिकारों को, मतलब आर्टिकल 14 से 30 तक को एक साथ देखें, तो एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम नजर आती है। कैसी प्रॉब्लम? मान लीजिए किसी आम आदमी को ये सारे अधिकार कागज पर तो दे दिए गए, ठीक है, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई पुलिस वाला या कोई सरकारी संस्था उसके इन अधिकारों को कुचलती है, तब वो क्या करे? क्योंकि अगर इन अधिकारों को लागू करवाने का कोई मजबूत रास्ता ही नहीं है, तो फिर तो ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए खोखले वादे ही बनकर रह जाएंगे ना? एग्जैक्टली। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन हमें इस पूरी प्रोसेस के अगले स्टेप में मिलता है, जो कि है, क्योंकि देखिए, सिर्फ अधिकारों का होना ही काफी नहीं है। अगर उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है तो वो एकदम मीनिंगलेस हैं। राइट। और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार। स्पेशली हमारा आर्टिकल 32। हाँ, हमारे जो नोट्स है ना, उसमें भी आर्टिकल 31 के टाइटल के अंडर बाकी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की बात की गई है। बिल्कुल। और आर्टिकल 32 को तो खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय यानी हार्ट एंड सोल कहा था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आर्टिकल 32 खुद अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, राइट टू प्रोटेक्ट राइट्स? एक तरह से। हाँ, अगर किसी भी इंसान के अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे बिना किसी बीच के स्टेप के देश के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट बस चुपचाप तमाशा नहीं देखता, वो अधिकारों को वापस रिस्टोर करने के लिए 5 स्पेशल ऑर्डर जारी करता है, जिनको रिट्स कहते हैं। राइट, बिल्कुल सही, रिट्स। हाँ, इन 5 रिट्स को याद रखने के लिए भी स्लाइड में एक बड़ी मजेदार सी ट्रिक दी गई है। वो है मैं प्रो क्वो से। हाँ, सुनने में तो ये किसी हैरी पॉटर के जादुई मंत्र जैसा लग रहा है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? जैसे पहला वर्ड है मतलब हेबियस कॉर्पस। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ, इसका एकदम सीधा सा मतलब है व्यक्ति को प्रस्तुत करो, यानी ब्रिंग द बॉडी। ओके। मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को इलीगली कस्टडी में रखा हुआ है, तो ये रिट कोर्ट को ये पावर देती है कि वो सीधा ऑर्डर दे, बे उस आदमी को हमारे सामने लेकर आओ।
ताकि हम ये चेक कर सकें कि उसकी गिरफ्तारी लीगल है भी या नहीं। वाओ, तो ये तो पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड हो गया। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा है मैं यानी मैंडमस, इसका मतलब नोट्स में आदेश बताया गया है। हाँ, मैंडमस मतलब वी कमांड। जब कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई पब्लिक बॉडी अपनी लीगल ड्यूटी करने से साफ मना कर दे, मतलब जो काम उसे करना चाहिए वो ना करे। एग्जैक्टली, तब कोर्ट ये रिट जारी करके उन्हें अपना काम करने का सीधा आदेश देता है कि भाई अपना काम करो। ओके, समझ गई। अब अगला है प्रो यानी प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है रोक। और आखिरी वर्ड है से यानी सशियोरारी, जिसका मतलब है अभिलेख मंगवाना। राइट। अब मुझे इन दोनों के बीच में ना हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही निचली अदालतों से जुड़े हुए हैं। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, तो चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक निचली अदालत किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रही है जो उसकी पावर या उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है। ठीक है। अब अगर वो केस अभी चल ही रहा है, बीच में है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन वाली रेट का यूज करके उन्हें बीच में ही रोक देगा कि भाई रुक जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, मतलब चलते हुए केस को रोक दिया। हाँ, लेकिन अगर उस निचली अदालत ने अपना फैसला सुना भी दिया है, ओहो, तब सुप्रीम कोर्ट सर्श्योरारी का यूज करेगा। वो उस केस का पूरा रिकॉर्ड यानी अभिलेख अपने पास मंगाएगा और उस गैर कानूनी फैसले को पूरी तरह से रद्द कर देगा। ओ, अब एकदम क्लियर हो गया। मतलब एक रिट कार्रवाई को बीच में ही रोक देती है और दूसरी रिट फैसला आने के बाद उस फैसले को ही खत्म कर देती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। और अब बीच में जो बस एक रिट बची है, खो यानी खो वारंटो, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ गया है जिसके लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है, तो उसकी पोस्टिंग को चैलेंज किया जा सकता है? एकदम सही। ये रेट ये श्योर करती है कि कोई भी आदमी किसी पब्लिक ऑफिस पर इलीगली कब्जा न कर ले। राइट। कोर्ट उस इंसान से पूछता है कि भाई आप किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी इस कुर्सी पर बैठे हैं, और अगर उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो उसे तुरंत पद से हटा दिया जाता है। तो ये जो है ना मैं प्रो कोर्स से वाली ट्रिक है, ये तो सच में नागरिक के अधिकारों का एक बहुत ही अभेद्य सुरक्षा घेरा है। बिल्कुल है। लेकिन ना जब मैं इस पूरे सिस्टम को देखती हूँ तो एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है। बताइए क्या सवाल है? अगर ये अधिकार इतने ही ज्यादा सुप्रीम है और ये जो आर्टिकल 32 है वो नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट जाने की इतनी अनलिमिटेड पावर देता है, तो क्या ये राइट्स पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, मतलब असीमित है? अच्छा, आप लिमिटेशंस की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब मान लीजिए कि बॉर्डर पर हमारी सेना का कोई जवान तैनात है और वो कल को ये दावा कर दे कि भाई मेरे पास तो आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए मैं अपने कमांडर का कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा और अपनी मर्जी से काम करूंगा। राइट। या मान लीजिए देश के किसी हिस्से में बहुत भयंकर दंगे हो रहे हैं, वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहां कोई आदमी सड़क पर घूमने की अपनी फ्रीडम की मांग करने लगे, तो क्या इस तरह की जो असीमित आजादी है वो अल्टीमेटली हमारी नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को ही बर्बाद नहीं कर देगी? ये इस पूरी चर्चा का ना सबसे मैच्योर और सबसे क्रूशल सवाल है। और आपको पता है, हमारा संविधान बनाने वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि असीमित आजादी हमेशा अराजकता लाती है। सही बात है। हर नियम के कुछ एक्सेप्शंस होने ही चाहिए। अधिकारों की ये जो गाड़ी है ना, वो बिना ब्रेक के नहीं चल सकती। और यही ब्रेक लगाने का काम करते हैं हमारे आर्टिकल 33, 34 और 35। ये कोई विलन नहीं है, बल्कि ये वो कंट्रोल हैं जो इस पूरे डेमोक्रेसी की गेम को सेफ रखते हैं। अच्छा, तो क्या आर्टिकल 33 सेना और पुलिस के राइट्स को लिमिट करता है? जी हाँ, आर्टिकल 33 ना हमारी संसद को ये स्पेशल पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जवानों के मौलिक अधिकारों पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकें। ओके। और इसका पर्पस उनके अधिकारों को कुचलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि फोर्सेस के अंदर अनुशासन और जो कमांड का स्ट्रक्चर होता है उसे बनाए रखना है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर सेना में हर कोई अपने ऑर्डर्स पर बहस करने लग गया तो देश की सुरक्षा तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी ना। ये तो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। और जहां तक ये मार्शल लॉ या सैन्य शासन की बात है, वो आर्टिकल 34 के अंडर आता है? एकदम सही। जब किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और वहां शांति वापस लाने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ता है, तो आर्टिकल 34 के अंडर संसद को ये पावर मिलती है कि वो उस टाइम पीरियड के लिए मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। मतलब ये देश को टूटने से बचाने के लिए एक इमरजेंसी टूल है। एग्जैक्टली। और फिर एन में आता है आर्टिकल 35। हाँ,
ये शायद संसद को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने या उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कानून बनाने की पावर देता है, राइट? बिल्कुल। और ये आर्टिकल ना संविधान बनाने वालों के विजन का सबसे बड़ा प्रूफ है। वो कैसे? वो जानते थे कि जो 1950 का समाज था वो 2026 के समाज से बहुत अलग होगा। हाँ, सिचुएशंस तो बदलती है, राइट? अगर अधिकारों को पत्थर की लकीर बना दिया जाता तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता। इसलिए आर्टिकल 35 संविधान को एक लिविंग और फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट बनाता है जो टाइम की नीड के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है। वाओ! इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ समेटने के लिए ना स्लाइड में एक बहुत ही शानदार कंक्लूजन ट्रिक दी गई है। अच्छा। हाँ, वो है एकता और सुरक्षा के लिए संसद का खास अधिकार। और इसे कुछ ऐसे पिरोया गया है: 31 का सहारा, 33-34 से सुरक्षा, 35 से बदलाव संभव हमारा। ये एक लाइन तो इस पूरी रस्साकशी का परफेक्ट समरी है। बिल्कुल। मतलब इसमें कोर्ट का सपोर्ट भी आ गया, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो लिमिट्स चाहिए वो भी आ गई, और फ्यूचर के लिए जो चेंजेस करने हैं उसकी गुंजाइश भी बन गई। सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरी डीप डाइव को एक बार पीछे मुड़कर देखें तो हमने एक नागरिक और पूरे सिस्टम के बीच के सफर को ना बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाया। राइट। हमने सबसे पहले आर्टिकल 12 की वो ST80 वाली ट्रिक से अपने अपोनेंट यानी स्टेट को पहचाना। हाँ। फिर आर्टिकल 13 का वो फिल्टर देखा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों को रोकता है। बिल्कुल। उसके बाद वो 14 से 18 वाली जो कविता थी उसके जरिए हमने इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ और रिलीजन वाले उन सभी हथियारों को डिटेल में समझा जो हम नागरिकों के तरकश में है। और सिर्फ अधिकारी नहीं समझे, हमने उन अधिकारों के रक्षक यानी सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रिट्स हैं उनको भी है मैं प्रो कोसे की ट्रिक से अच्छे से डिकोड किया। हाँ। और लास्ट में हमने उन रिस्ट्रिक्शंस पर भी बात की जो आर्टिकल 33, 34 और 35 में है, जो ये मेक श्योर करते हैं कि भाई हमारी जो आज़ादी है वो कहीं देश की सुरक्षा पर ही भारी ना पड़ जाए। मतलब ये सब कुछ आपस में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन खूबसूरत मशीन की तरह जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और अब इस चर्चा को रैप अप करने से पहले ना मैं एक बहुत ही डीप थॉट शेयर करना चाहूंगा। श्योर, बताइए। जिस पर मुझे लगता है सबको सोचना चाहिए। हमने अभी देखा कि अधिकारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हाँ। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर हमारे ये फंडामेंटल राइट्स 100% एब्सोल्यूट होते, मतलब अगर सेना में कोई डिसिप्लिन लागू करने की पावर ही ना होती या फिर इमरजेंसी के टाइम पर स्टेट को कोई कंट्रोल ही नहीं दिया जाता, तो क्या होता? तो क्या वो बेलगाम और असीमित आजादी अल्टीमेटली हमारे उसी लोकतंत्र को नष्ट नहीं कर देती जिसे वो बचाने का दावा करती? ओह, ये तो सच में एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज़ादी और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच के उस बहुत ही डेलिकेट से बैलेंस को दिखाता है। बिल्कुल। जिसपे हमारा ये पूरा का पूरा देश टिका हुआ है। क्योंकि अधिकार तो तभी सुरक्षित रह सकते हैं ना जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो। एकदम सही बात है। तो आज की हमारी ये डीप डाइव सच में बहुत ही इंसाइटफुल रही। इन लीगल आर्टिकल्स के पीछे जो इतना गहरा दर्शन छुपा हुआ था उसे एनालॉजी और ट्रिक्स के जरिए समझना वाकई एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मुझे भी बहुत मजा आया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस डिस्कशन ने मौलिक अधिकारों के इस पूरे के पूरे सिस्टम को एकदम क्लियरली समझने में आपकी मदद की होगी। जी। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों पर भी थोड़ा विचार करते रहिए।